वेलकम बैक इन एससी क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 12। आज हम लोग देखेंगे कलर कंपाउंड जो होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कलर्ड होते हैं, उनकी कुछ विशेष एग्जाम्पल्स को देखेंगे, कुछ डिटेल्स में चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर आगे के टॉपिक की बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा अपडेट मिलते रहें। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए ताकि वीडियो को और आपके लिए इफेक्टिव बनाया जा सके। तो आइए हम लोग देखते हैं कलर कंपाउंड, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है तो उस पर जब विजिबल रीजन का लाइट जो आता है हमारे पास सनलाइट से वो पड़ता है तो उसमें से कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है उस कंपाउंड के द्वारा, और जो बाकी रिमेनिंग बचता है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो जो रिफ्लेक्ट होता है या जो लेफ्ट कर जाता है या बच जाता है एब्जॉर्प्शन के बाद, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर वहाँ से रिटर्न होता है, रिफ्लेक्ट होता है, वह कंपाउंड पार्टिकुलरली उसी कलर का दिखता है। तो द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज एब्जॉर्ब। जो एब्जॉर्ब हुआ उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स व्हाइट लाइट में से उसको हटा के जो बच गया हुआ। द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर generated from the wavelength left over. For example, if green light is absorbed by the complex, it appears red. क्योंकि जब ग्रीन लाइट और रेड मिलते हैं तो आपके व्हाइट बन जाते हैं, तो ग्रीन एब्जॉर्ब हो गया तो बाकी जो बचता है उसमें रेड इफेक्टिवली आपको दिखता है, तो कंपाउंड रेड कलर का दिखता है। Some more examples are given below. अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब लाइट्स है, ये कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब और ये कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यानी एब्जॉर्ब होने के बाद क्या दिखेगा। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि COClNH3 2+ है, तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में 535 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ एब्जॉर्ब, येलो एब्जॉर्ब हो गया, तो इसके बाद वो दिखता है वायलेट कलर में। उसी तरीके CONH3 H2O3+ आयन वाला आपका 500 नैनोमीटर का एब्जॉर्ब करता है, ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब हो जाता है और रेड दिखता है। इसी तरीके से CONH3 में 475 नैनोमीटर वाला ब्लू लाइट एब्जॉर्ब होता है और येलो ऑरेंज दिखता है। इसी तरीके से CnO6 वाले में 310 नैनोमीटर का अल्ट्रा वायलेट रीजन, जो बेसिकली विजिबल नहीं है, ये एब्जॉर्ब होता है और पेल येलो दिखता है। फिर COH2O 2+ में 600 नैनोमीटर वाला रेड लाइट एब्जॉर्ब होता है और आपका ब्लू लाइट दिखता है, ब्लू कलर दिखता है। और TiH2O 3+ में 495 नैनोमीटर का कलर एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी ब्लू ग्रीन। इसके लगभग 500 का 498 एब्जॉर्ब होता है, तो ये आपको वायलेट दिखता है। तो द कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी रीडली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, तो ये आपका दिया हुआ है कितना, तो TiH2O 3+, तो ये दिखने में आपको वायलेट लगता है, ब्लू ग्रीन इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो होता क्या है कि इन कलर दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें 6 है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 जुड़ते हैं तो ऑक्टाहेड्रल बनाता है। तो यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल है, तो इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वेयर द सिंगल इलेक्ट्रॉन क्यों मिलता है कि Ti3+ में 3d1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी ये Ti3+ जो है एक 3d1 सिस्टम वाला एलिमेंट है। तो इन द मेटल d ऑर्बिटल इज इन T2g लेवल इन ग्राउंड स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो इसमें ग्रेडिंग होता है, स्प्लिटिंग होता है, डिजेनरेशन खत्म हो जाता है और आपका स्प्लिट करता है डी ऑर्बिटल। तो स्प्लिट करता है
तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है तो ग्राउंड स्टेट में ये T2G लेवल यानी लोअर एनर्जी वाले लेवल में जाता है और आपका Eg वाला खाली रहता है। तो द नेक्स्ट हायर स्टेट लेवल फॉर द इलेक्ट्रॉन इज एम्प्टी, Eg आपका लेवल जो है वो खाली है। तो इफ लाइट करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ऑफ ब्लू ग्रीन रीजन इज एब्जॉर्ब बाय द कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब बढ़ जाती है तो अपने से हायर एनर्जी वाले लेवल में जाता है यानी Eg लेवल में पहुंच जाता है। तो इट वुड एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G लेवल टू Eg लेवल, यानी यहाँ पर था T2G में और Eg में अपने से हायर में चला गया। तो हायर में जब जाएगा तो वहाँ पर यानी T2G में 1 था पहले और Eg में 0, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया यानी T2G से चला गया Eg में। तो देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स एपियर्स वायलेट, तो वहाँ पर वायलेट कलर दिखता है इन कलर। इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड एब्सेंट हो जाए सेंट्रल मेटल एटम के साथ तो उस कंडीशन में आपका ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होता है और डज नॉट ऑकर एंड हेंस द सब्सटेंस इज कलरलेस। एग्जाम्पल के लिए जैसे कॉपर सल्फेट का जब उसके साथ H2O मोलिक्यूल्स रहते हैं तो H2O मोलिक्यूल्स के प्रेजेंस के कारण वो कॉपर का आपको दिखता है ब्लू कलर, लेकिन जब उसी को हीट करते हैं तो H2O मोलिक्यूल्स उसमें से क्रिस्टल मोलिक्यूल्स हैं वो निकल जाते हैं कॉम्प्लेक्स में से, तो आपका जो बनता है कंपाउंड कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस होता है। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कलर में आपको व्हाइट कलर का दिखता है, वो ब्लू नहीं दिखता। जबकि वाटर मोलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टल वाले, तब वो जा करके आपको दिखता है, यानी H2O वहाँ पर लिगेंड का काम कर रहा था। तो जब लिगेंड उसमें है तब वो कलर दिखता है ब्लू कलर, अगर लिगेंड नहीं होते हैं तो व्हाइट या कलरलेस हो जाता है। अब इस थियरी के कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये थियरी जो इसके पहले वाले था तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उससे जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसको बहुत हद तक क्लियर कर देता है। कलर कंपाउंड वगैरह के बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में बहुत सारी बातें बताता है, लेकिन फिर भी कुछ बातों की जानकारी नहीं देता है। तो नहीं देता है तो इसके अलावा जो लिगेंड फील्ड थ्योरी और कोऑर्डिनेशन फील्ड थ्योरी है तो उससे बात की जाती है, तो आपको आगे क्लासों में मिलेगा, इसमें नहीं है। तो इनके कुछ लिमिटेशंस हैं। इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई द एनायनिक लिगेंड्स are found at the low end of the spectrochemical series, यानी अगर लिगेंड है और पॉइंट चार्ज माने जा रहे हैं इस थ्योरी के अनुसार तो उनको हाई लेवल पर होना चाहिए, लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा जाता है कि ये जो लिगेंड होते हैं एनायनिक लिगेंड ये लो होते हैं। तो लो पॉइंट पर या लो एंड पर आते हैं, तो ये क्यों लो एंड पर आते हैं इसका एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी से नहीं किया जा सकता। फिर दूसरा है कि इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में कोवैलेंस जो होती है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। वो कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जो बेसिकली एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड ही है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, इस नेचर का एक्सप्लेनेशन भी इस थ्योरी के अनुसार नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद इसके कुछ अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स को देखते हैं। तो कार्बोनिल्स में CO ग्रुप यानी कार्बन मोनोऑक्साइड वाला ग्रुप प्रेजेंट रहता है, मेटल के साथ बाउंडेड रहता है। तो इसमें कार्बन और मेटल आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि द होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स आर फॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। होमोलेप्टिक का मतलब कि उसमें लिगेंड के रूप में केवल कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, तो एक बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल के द्वारा बनाए जाते हैं। दीज कार्बोनिल्स हैव सिंपल वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स। टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कार्बोनिल कंपाउंड होमोलेप्टिक वाला जो भी होगा तो उसमें मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होता है।
जैसे टेट्रा कार्बोनिल निकेल, जीरो यहाँ लिखा हुआ है, निकेल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा, तो हर जगह आपको जीरो ही मिलेगा इसमें। तो ये टेट्राहेड्रल। फिर पेंटा कार्बोनिल जीरो इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 3 ऐसे हो जाते हैं, एक इधर और एक इधर हो गया, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाते हैं। वाइल हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, तो हेक्सा लग गया तो ये ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल पोसेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर, इसमें विशेषता होती है कि कार्बन और मेटल के बीच में सिग्मा और पाई दोनों तरह के बॉन्ड बनते हैं। द MC सिग्मा यानी मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनिल कार्बन इनटू ए वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। तो इसमें सिग्मा और पाई जब दोनों बनना है तो सिग्मा बॉन्ड जो बनता है तो उसमें कार्बन के द्वारा लोन पेयर को डोनेट किया जाता है मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में। द MC पाई बॉन्ड यानी मेटल कार्बन पाई बॉन्ड जो होता है वह इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फील्ड डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल जो फील्ड है वहां से दिया जाता है मेटल के द्वारा, द मेटल इनटू द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ये पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बोनिल ग्रुप में जो एंटी बॉन्डिंग वैकेंट इलेक्ट्रॉन होता है पाई स्टार वाला, तो उसमें दिया जाता है किसका, मेटल का डी ऑर्बिटल जो फील्ड है उसका लोन पेयर दिया जाता है, और कार्बन वाला दिया जाता है मेटल को, तो उससे सिग्मा बनता है। ये याद रखने वाली बात है। द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट which strengthen the bond between CO and the metal। तो ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसका स्ट्रेंथन कौन करता है, तो ये इसमें जो इफेक्ट बनता है कि जो कार्बन के द्वारा इसको दिया जा रहा है और मेटल के द्वारा भी लिया जा रहा है, तो इसको सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। और इस इफेक्ट के कारण कार्बोनिल वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेटल है, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है CO, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पर कार्बन का जो लोन पेयर है ये दिया जाता है मेटल को, ये पाई बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और यहाँ जो मेटल का ये फील्ड है तो इसको दिया जाता है कार्बन को, तो इससे ये आपका सिनर्जिक इफेक्ट क्रिएट होता है और आपका मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड बनता है। इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पर कि स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे स्टेबल होते हैं, उनके स्टेबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, इस पर कुछ बात है। तो द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इन ए सॉल्यूशन रेफर्स टू द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, टूट जाए तो डिसोसिएशन, और तो इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। आज जब स्टेबिलिटी है तो एसोसिएटेड रहेगा, तो एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीसीज involved in the state of equilibrium। The magnitude of the equilibrium constant, k जो होता है equilibrium constant, तो उसका magnitude for the association quantitatively expresses the stability, यानी k से इसके स्टेबिलिटी का पता चलता है। अगर हम लोग मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया आपका M + 4A, यानी मेटल प्लस 4 लिगेंड ले रहे हैं तो बन रहा है Ml4, तो देन द लार्जर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, अगर इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ही ज्यादा होगा तो Ml4 आपका उतना ही ज्यादा प्रोपोर्शन में रहेगा, और सिंगल मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत कम मिलते हैं। तो द हायर द प्रोपोर्शन ऑफ Ml4 दैट एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन। अब जनरली मान लीजिए कि यहाँ पर 4L का एग्जाम्पल लिया है, वहाँ NL भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में 1 by 1 स्टेप वाइज चलेगा। जैसे M + L हुआ तो Ml बना, इसका K1 निकालेंगे तो Ml बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ml बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ L, जो आप पहले पढ़े हुए इक्विलिब्रियम निकालने का, इसका मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाई ये प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज बाय द पावर्स। तो फिर सब में तो पावर 1 होगा क्योंकि सब में 1 1 1 1 है,
तो यहाँ पर फिर अगले स्टेप में आ गया Ml प्लस L हुआ तो Ml2 बना, तो K2 इसका होगा Ml2 का मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Ml का मोलर कंसंट्रेशन इंटू L का मोलर कंसंट्रेशन। ऐसे ही 3 का जब चलेंगे तो Ml2 प्लस L होगा तो Ml3 होगा, तो K3 का वैल्यू होगा Ml3 का मोलर कंसंट्रेशन बाई Ml2 का मोलर कंसंट्रेशन इंटू L का मोलर कंसंट्रेशन। ऐसे ही डॉट डॉट करते आप जाएंगे तो Ml-1 का जो होगा प्लस L तो Mln बन जाएगा, इसका Kn जो आएगा तो Mln का मोलर कंसंट्रेशन इंटू Mln-1 का मोलर कंसंट्रेशन इंटू L का मोलर कंसंट्रेशन। तो इसमें जो ये K1 K2 K3 डॉट डॉट बढ़ा रहे हैं तो ये सब स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहलाते हैं। तो ओवरऑल पूरे रिएक्शन का हमको निकालना होगा, तो द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट उसको बीटा से डिनोट करते हैं या बीटा एन भी लिख सकते हैं। तो ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज Mln फ्रॉम N एंड NL, यहाँ पर NL लिख सकते हैं, NL कैन बी गिवन है M प्लस NL, Mln बना और इसका बीटा कितना होगा तो इसका मोलर कंसंट्रेशन बाई इनका मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Mln डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ L का पावर करेंगे हम N। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि बीटा N का जो वैल्यू होता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो ये अलग अलग स्टेप वाइज कांस्टेंट का प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये चीज मिल जाएगा। तो यानी बीटा N इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि K1 इंटू K2 इंटू K3 डॉट 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 इंटू Kn। तो इस तरीके से हम लोग स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल करके उसके स्टेबिलिटी की जानकारी कर सकते हैं। और इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है या डिसोसिएशन कांस्टेंट भी उसको बोल सकते हैं, तो वो उनके स्टेबिलिटी कांस्टेंट के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, यानी इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट इक्वल्स टू 1 बाई स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो रेसिप्रोकल में होता है। अब इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। से बहुत सारे एग्जाम्पल है, 2-4 एग्जाम्पल्स हम लोग लिख करके उसको नोट कर लेते हैं। आप याद रखिएगा, कभी अगर एग्जाम्पल की जरूरत पड़ जाए, पूछ दिया जाए तो आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं और इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जा रहा है। अब कुछ यूजेज में देखिए कि इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। These compounds are widely present in the mineral, plant and animal worlds and are known to play many important functions in area of the analytical chemistry, biological system, industry and medicine. Some of these are as follows. कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत सारे हैं लेकिन कुछ important दिए गए हैं, जिससे in many क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस टाइट्रेशन वगैरह में इसका हम लोग यूज करते हैं। और जो कंपाउंड दिए जाते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन में भी यूज करते हैं। क्वालिटी से टेस्ट करते हैं कि उसमें कौन सा एलिमेंट पाया जा रहा है, कौन सा नहीं पाया जा रहा है, उसका क्वांटिटिव अमाउंट कितना है, तो इस सब के टाइट्रेशन में और आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं। फिर इन द एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट पाए जाते हैं तो उनके वाटर के हार्डनेस कितना है उसके एस्टिमेशन में भी इसकी यूज होती है। इन सम एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेज ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, इट्स यानी कुछ नोबल मेटल्स हैं तो उनके एक्सट्रैक्शन में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज करते हैं। इन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कुछ मेटल्स के प्यूरिफिकेशन में भी, निकल्स वगैरह के प्यूरिफिकेशन में इसका यूज करते हैं। They are of great importance in biological system. ये important है, जैसे कि क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में, तो और उसी के कारण प्लांट ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो उनमें क्लोरोफिल जो होता है बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है मैग्नीशियम का। उसी तरीके से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन जो करता है ब्लड, और उसमें जो मेन पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन, विटामिन B12 या साइनोकोबालामाइन इसको बोलते हैं, जो कि एंटी पर्निशियस एनीमिया फैक्टर के रूप में जाना जाता है। एनीमिया होता है, ब्लड की कमी होती है, तो वहाँ पर हम इसको देते हैं।
तो वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है कोबाल्ट का। तो इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो किसी न किसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं। फिर यूज एज कैटालिस्ट के रूप में भी इनका यूज करते हैं, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और भी बहुत सारे यूज हैं जिनको आप डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम लोग ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हम लोगों ने पूरा किया। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो इसके कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको देख लेंगे, और उसके बाद उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। ज़्यादा तक इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के पहले मेरा एक सजेशन है कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं उनको आप एक बार रिवाइज करके जरूर देख लें, और उनमें ज़्यादा फोकस करेंगे आप नोमेनक्लेचर पर, फार्मूला राइटिंग पर, आइसोमेरिज्म पर, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन या एक्सरसाइज क्वेश्चन या बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन भी देखेंगे तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए ये मेरा सजेशन है कि आप वीडियो से उसको एक बार रिव्यू करके देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और तब हम मिलते हैं इनके क्वेश्चंस के साथ। और जब क्वेश्चंस हमारा पूरा हो जाएगा तो फर्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री 12th के लिए जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो सेकंड बुक में हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।